हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग 4 है। साफ परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र विश्लेषण देख रहे हैं हम लोग, जो कि आने वाले व्यापम, एसआई यानी पुलिस विभाग और सीजीपीएससी तथा सभी महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। किस तरह का प्रश्न आया, पैटर्न कैसा था, कहाँ कहाँ किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम ऐसी चीज़ों को ही पढ़ने बैठ जाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं रहता, बस टाइम वेस्ट होते रहता है। तो टाइम इज मनी जान रहे हैं सभी लोग, उसको ध्यान में रखते हुए हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिसका हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, लाभ मिले हमको। चलिए शुरू करते हैं। 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। 2018 का प्रश्न है ये। अब 2018 के बाद ये 19, 20, 21 है ना, 3-4 साल हो गए। तो अब 67वां फिल्म फेयर, है ना, पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वां, है ना, 67th आपका 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये फिल्म फेयर नहीं है, ध्यान देना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो ये अभी बेस्ट फिल्म क्या है, छिछोरे हैं। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सा है, छिछोरे। उस दिन मैं छिछोरा बोल रहा था, छिछोरे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म है। बेस्ट एक्टर कौन है, मनोज वाजपेयी। फिल्म भोसले के लिए इनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात हो रही जी, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी। बेस्ट एक्टर भोसले में, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर धनुष भी हैं, तो दो लोगों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, मनोज वाजपेयी और धनुष, असुरन के लिए धनुष को। बेस्ट एक्ट्रेस हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर चित्र में, ये कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा फिल्मों के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी प्रांक, तेरी मिट्टी, है ना। फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य सिक्किम है। गैर फीचर फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम को मिला बेस्ट फीचर फिल्म, है ना। ये है मरक्कर अराबिकदालिंते सिम्हम। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है आपका महर्षि। सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी और सहायक अभिनेता वजस सेतुपति। तो मुख्यतः ये 3-4 चीज़ें ही पूछा जाता है। बेस्ट फिल्म छिछोरे, बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपका कंगना रनौत। ठीक है। तो ये लोग मैसेज करते रहते हैं, वो ये मैं फ्लाइट मोड में नहीं डाल पाया हूँ, है ना, सॉरी इसके लिए। चलिए तो देखिए यहाँ से हम 66वें फिल्म फेयर अवार्ड देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में 63वां आया है, 63rd, ये 66वां है 2021, है ना। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, वो राष्ट्रीय फिल्म, है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जी देखिए इरफान खान है, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, है ना। उसके बाद हैं आपके अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दो लोग हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर, इरफान खान और अमिताभ बच्चन। फिर सैफ अली खान देखिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है, ये सैफ अली खान तन्हा जी मूवी के लिए। फिर यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिकस के लिए तिल्लो तामा सोम। ठीक। और उसके बाद देखिए ईब अल्ले ओए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, ईब अल्ले ओए। ठीक है, ईब अल्ले ओए।
इरफान खान जीवन काल सफलता के लिए इनको पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर। राघव चैतन्य सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक है एक टुकड़ा धूप थप्पड़ मूवी से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? थप्पड़, थप्पड़ को मिला है थप्पड़ मूवी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो अभिनेता अभिनेत्री और मूवी याद रखना है मेन। ओम राउत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं और फराह खान है दिल बेचारा से। सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन थप्पड़ मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? थप्पड़। तापसी पन्नू को इसी मूवी के लिए क्या मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ 500 गायिका हैं आशीष कौर, हुई मलंग। आलिया इब्राहिम सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला। तो इधर को याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। चलिए, यह हो गया आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021। ठीक, तो हो गया इस प्रश्न का डिस्कशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में इस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? श्यामलाल चतुर्वेदी 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है ये। और पद्मश्री से देखिए तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हमको याद रखना है ना। पद्मश्री पुरस्कारों से संबंधित क्या क्या पूछ सकते हैं? फिल्मों के हो गया और पद्म हो गया, अलंकरण, राज्य अलंकरण सबको हमको पढ़ना है। श्यामलाल चतुर्वेदी, तो हमको पता है श्यामलाल चतुर्वेदी किससे संबंधित है? साहित्य और शिक्षा से, है ना। चलिए हम देख लेते हैं इस वर्ष जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री से पहले हम सबसे बड़े पुरस्कार यानी कि भारत रत्न को देखते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, है ना। राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है इसमें। ठीक, तो इस सम्मान का जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 में किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन है? पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता इसमें, क्योंकि हमारे देश में संविधान में अनुच्छेद 17 है, उसमें उपाधियों का अंत किया गया है ना। तो ये किसी तरह का पद या उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ठीक है, मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था पहले। ठीक है, यह प्रावधान 1955 के बाद में जोड़ा गया कि मरने के बाद भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से। 14 व्यक्तियों को सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है, अभी ध्यान रखना है भारत रत्न के संबंध में। चलिए अब देखते हैं भारत रत्न किन को मिला है। भारत रत्न इस तरह से एक आपका पदक दिया जाता है पीपल के पत्ते के समान। प्रकार इसका नागरिक सम्मान है, श्रेणी सम्मान है। ठीक है, नागरिक सम्मान। स्थापना 1954। अंतिम अलंकरण 2019 में मिला। कुल अलंकरण 48 है। अलंकरण तक कौन करते हैं? भारत रत्न। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न ये पहला किनको मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहला किनको मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अंतिम मिला है 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पद्म विभूषण। इसके बाद भारत रत्न के बाद क्या क्या आता है? पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में अगर देखें तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। ठीक, तो इतना याद रखना है हमको। और क्या है, ये दरअसल विकिपीडिया है ना। आप लोग भी विकिपीडिया का यूज कीजिए, बहुत सारी चीज़ें विकिपीडिया में उपलब्ध हैं, जानकारियाँ, है ना।
तो इतना हमको याद रखना है, प्रथम और अभी जो मिला है उनको। चलिए पद्म विभूषण देखें। पद्म विभूषण देखिए, ये दूसरा सम्मान है ना पद्म विभूषण। तो पहला पद्म विभूषण किनको मिला है आपको? सत्येंद्र नाथ बोस को। पहला किनको मिला है? सत्येंद्र नाथ बोस को। उसके बाद अभी किनको मिला है, इसमें अपडेट नहीं किया रहता है, हम लोग दूसरे साइट पर जाकर देखेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन है पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित। SP बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कपानी, ब्रजबासी लाल, ठीक है, ये तीनों हैं। इसके अलावा कौन है? शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। और कौन है? वहीदुद्दीन खान है। सुदर्शन साहू जी हैं, सुदर्शन साहू। तो ये सब आपके पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित व्यक्ति हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को 2019 में मिला था पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई को, ठीक है। देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1976 सबसे पहले कब मिला है? 1976 में। इनको मिला है? पंडित मुकुटधर पांडे, ठीक है। 1983 हबीब तनवीर को मिला है, कला जगत से है ये, शिक्षा साहित्य से पंडित मुकुटधर पांडे। 1987 में तीजन बाई को मिला कला जगत। 1989 में श्रीमती राजमोहिनी देवी को सामाजिक कार्य के लिए। 1992 में धर्मपाल सैनी को मिला है समाज कार्य के लिए। 2004 में मिला है डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दाबको की चिकित्सा के क्षेत्र में। 2005 में पूना निषाद को मिला है कला जगत से जुड़े हुए हैं ये। इसके बाद तो 2005 में पूनाराम निषाद हैं, कला जगत से हैं ये। सुश्री मेहरुन्निसा परवेज हैं, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, इनको मिला है आपका 2005 में। उसके बाद 2007 में है महादेव प्रसाद पांडे, शिक्षा और साहित्य में। फिर है आपका 2008 में जॉन मार्टिन नेल्सन, कला जगत से हैं, है ना। फिर है आपका गोविंद राम निर्मलकर, कला जगत से। और हैं आपके सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, 2010 में मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। 2011 में डॉक्टर पुखराज बाफना चिकित्सक हैं, चिकित्सा और बाल रोग से संबंधित चिकित्सक हैं, इनको मिला है। आगे देखेंगे हम श्रीमती शमशाद बेगम। 2012 में श्रीमती शमशाद बेगम को पद्मश्री सम्मान मिला है सामाजिक कार्य के लिए। 2012 में है श्रीमती फुलबासन बाई यादव, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2013 में देखिए भारती बंधु जो हैं उनको स्वामी GCD भारती, ठीक है, GCD भारती, इनको किस में मिला है? कला जगत के क्षेत्र में। 2014 में अनुज शर्मा, रामानुज भी बोलते हैं इनको, कला यानी फिल्म जगत में मिला है इनको पद्मश्री सम्मान। श्रीमती सबा अंजुम 2015 में खेल जगत से संबंधित है, सबा अंजुम। शेखर सेन कला जगत से हैं, 2015 में 2 लोगों को। 2016 में श्रीमती ममता चंद्राकर, कला लोक संस्कृति जगत से हैं ये। उसके बाद है आपका अरुण शर्मा, पुरातत्व से संबंधित है ये, अरुण शर्मा। 2017 में अरुण शर्मा को मिला है, पुरातत्व विभाग से हैं। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2018 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से। दामोदर गणेश बापट समाज कार्य से संबंधित हैं। अनूप रंजन पांडे 2019 में कला संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। अब याद रखना है खास करके 2020 मदन सिंह चौहान गुरुजी को कला संगीत के क्षेत्र में मिला है, और 2021 भी याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर राधे श्याम बारले जी पंथी कलाकार हैं, कला संगीत क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या आया था? श्यामलाल चतुर्वेदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ठीक है। देखिए 2018 में 2018 वाला पूछा था,
फिर अभी 20-21 में एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो 19 को भी ध्यान रखना। अनूप रंजन पांडे कला संगीत, ये तीनों कला संगीत से संबंधित है। मदन सिंह चौहान गुरुजी 2020 में, 2021 में डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी कलाकार। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य एवं शिक्षा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है, तो फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, चलिए देखते हैं। इसके संबंध में ये करंट से संबंधित है ना, चर्चा में जो रहता है ट्रेन वगैरह, तो ध्यान रखना है बस। फिलहाल इसका जो उत्तर है वो है आपका अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक है, तो बस ऐसा कुछ न्यूज में रहता है ट्रेन वगैरह, तो याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन इस राज्य के से राज्यसभा के सदस्य हैं? ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य पूछा गया है, तो ये है भारतीय संसद राज्यसभा का वेबसाइट। हम यहाँ आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ के ये आपके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। पहला में देखिए तुलसी, श्री KTS तुलसी। नेताम श्रीमती फूलो देवी नेताम हैं, है ना, दोनों कांग्रेस से हैं। श्री राम विचार नेताम, देखिए ये राम विचार नेताम जी हैं, अभी भी ये राज्यसभा के सांसद हैं। आपके क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन में भी यही थे, है ना, राज्यसभा सांसद। चौथा है आपका पांडे, सुश्री सरोज पांडे जी, और पांचवा है श्रीमती छाया वर्मा जी। तो 5 सांसद हैं राज्यसभा से। और लोकसभा से कितने सांसद हैं? छत्तीसगढ़ से 11 सांसद। ठीक है, तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं लोकसभा सांसद को। यह है राज्यसभा सांसद। ठीक है, पहला श्री KTS तुलसी, ये अभी नए बने हैं ना। श्रीमती फूलो देवी नेताम, ये भी नए हैं। श्री राम विचार नेताम, श्रीमती सुश्री सरोज पांडे और श्रीमती छाया वर्मा जी। ठीक, चलिए लोकसभा सांसद को भी देख लेते हैं। तो हम आ गए छत्तीसगढ़ के विधानसभा के वेबसाइट पर। वैसे लोकसभा के वेबसाइट पर भी जा सकते थे, लेकिन यहीं पर आ गए हम। चलिए कौन कौन है, कहाँ कहाँ से, देखिए श्री दीपक बैज जी हैं बस्तर से लोकसभा सांसद। श्री गुहाराम अजगल्ले हैं जांजगीर चांपा से। श्री मोहन मंडावी हैं कांकेर से। इधर इनका फोटो भी दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद है चौथा श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत जी हैं आपके कोरबा से सांसद हैं। देखिए इधर आपके सांसद क्षेत्र का नाम भी है, उसको भी याद रखना है। महासमुंद से हैं श्री चुन्नीलाल साहू जी। श्रीमती गोमती साय हैं रायगढ़ से। श्री सुनील सोनी है रायपुर से, सुनील सोनी जी रायपुर से। उसके बाद है देखिए श्री संतोष पांडे हैं राजनांदगांव से, श्री संतोष पांडे 8वें नंबर। 9वां है श्री विजय बघेल जी दुर्ग से। उसके बाद है श्री अरुण साव बिलासपुर से हैं, अरुण साव जी। श्रीमती रेणुका सिंह हैं सरगुजा से। तो 11 सांसद हैं, 11 आपके लोकसभा और 5 आपके राज्यसभा से। तो कुल मिलाकर कितने सांसद हो गए? 16 सांसद। ठीक है, 16 सांसद हैं कुल मिलाकर, 11 और 5 16। इसमें से ध्यान रखना है आपका जो यहाँ देखिए आपका है श्री गुहाराम अजगल्ले जांजगीर चांपा। तो ध्यान रखना है जांजगीर चांपा जो है वो SC सीट है। ठीक है, SC अनुसूचित जाति सीट है। ठीक है, आरक्षित सीट है SC। चलिए, तो राज्यसभा के सांसद कौन, किसको देखा हमने? राम विचार नेताम जी। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन में तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप सबको पता है इसमें कौन रहता है आगे? अंबिकापुर। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण। तो
ये तो पुराना वाला है। अभी नया में कौन है, उसमें भी अंबिकापुर है, ठीक है, प्रथम स्थान में। तो ये कई कैटेगरी में स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, तो उसको करंट अफेयर से आप लोग ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। हर चीज़ को यहाँ डिस्कशन नहीं किया जा सकता। वीडियो फिर बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आधा घंटे में वैसे भी 5 से 8 क्वेश्चन को ही हम डील कर पा रहे हैं, है ना। 20 मिनट आधा घंटे का वीडियो में स्वच्छता सर्वेक्षण पर ध्यान देना। अंबिकापुर हमेशा 1 नंबर पर ही रहता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। मौर्य वंश के शासक के बारे में यहाँ पर तो आपको सबको पता ही होगा, बृहद्रथ था ये तो अंतिम शासक है। लेकिन कई बार ये सही जोड़ी क्रम पूछ देता है ना, पहले कौन थे, फिर कौन है, दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके 1 2 3 4 क्रम जमाने को दे देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जान रहे हैं पहला शासक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से वंश को, है ना, के बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासन आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो नंद वंश है ना, नंद वंश के थे घनानंद थे नंद वंश के। और इनको हरा करके चाणक्य की मदद से, ठीक है ना, चाणक्य जिनका नाम क्या है, विष्णुगुप्त, है ना, इनको हरा करके, यानी कि इनकी सहायता से घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए पूरा मौर्य वंश के बारे में पूरा पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए मौर्य वंश का काल कहाँ से कब तक है आपका, 322 से 184 ईसा पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, मैंने बताया, नंद वंश के अंतिम शासक कौन है, घनानंद, इनको हराते हैं, पराजित करते हैं और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। दरअसल चाणक्य का जो घनानंद है उनके साथ, है ना, लड़ाई रहता है, विवाद रहता है। चाणक्य का एक तरह से ये उपहास उड़ा दिए रहते हैं, अपमान किए रहते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बदला भी है, और बदला नहीं, मेन बात चाणक्य चाहते थे कि जो अयोग्य शासक हैं वो राजकाज में नहीं होने चाहिए, योग्य शासक होने चाहिए। तो वो फिर तलाश करते हैं योग्य शासक की, उनको मिलता है चंद्रगुप्त, है ना, मौर्य। और इनको फिर वो सड़क से उठाकर सत्ता में प्रतिस्थापित करते हैं एक तरह से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का देख लीजिए 322 से 298 ईसा पूर्व इनका शासनकाल है। मौर्य वंश के संस्थापक है, प्रथम शासक भी हैं ये, प्रथम राजा। राजधानी रहता है इनका पाटलिपुत्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके गुरु महामंत्री हैं। एक ही नाम है, मतलब अनेक नाम हैं, एक ही व्यक्ति हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, ठीक है। संघर्ष होता है इनका नंद वंश से, ठीक। 322 ईसा पूर्व में मौर्य जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या कराया, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कराया, ठीक है, प्रथम जैन संगीति। उसके बाद देखिए क्या है, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इनके निर्देश पर क्या किया, सुदर्शन झील बनवाया। क्या किया, सुदर्शन झील को बनवाया। सुदर्शन झील कहाँ है, गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में, ठीक। विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, ठीक है। तो आप अगर अशोक देख रहे होंगे, अशोक है ना, अशोक, तो इसमें है आपका हेलेना, ठीक। हेलेना रहती है। हेलेना जो है, जो बिंदुसार होते हैं, है ना, बिंदुसार के माँ रहती है, यानी कि इनके पुत्र है बिंदुसार, तो बिंदुसार के माँ के रूप में हेलेना को बताया गया है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है हेलेना, ठीक। तो उनसे विवाह करते हैं। आगे देखते हैं हम, चलिए। तो आगे क्या है, विवाह होता है उनका सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद आते हैं शासक बिंदुसार, उनके पुत्र बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, ठीक है।
अन्य नाम क्या है इनका? अमित्रोचेड्स यानी कि अमित्र घात, यानी शत्रुओं को वध करने वाला। अमित्र यानी नहीं, मित्र यानी दोस्त। जो मित्र नहीं रहते, शत्रु रहते हैं, उनका वध करने वाले अमित्र घात, घात। ठीक है। बिंदुसार 2 समुद्र का विजेता था। ठीक है ना, 2 समुद्रों का विजेता था ये, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यानी कि अगर ये आपका भारत है हमारा, है ना, तो अरब सागर हो गया, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने अपना सत्ता का विस्तार किया था। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र में सुदर्शन झील बनवाया यहाँ पर, यानी गुजरात तक, है ना, और इधर बंगाल तक। और दक्षिण में दक्षिण अभियान करते हैं आपका अशोक, जब आगे आने आएंगे तो। ठीक है। और क्या है इनके संबंध में? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। बिंदुसार कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। राज दरबारी कौन है? राज दरबारी हैं प्लिनी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलोडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसस को भेजा था। राजदूत दरबारी राजदूत कौन है? दरबारी राजदूत डायोनिसस। ठीक है। स्ट्रेबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा था। तो डाइमेकस और डायोनिसस इनके दरबारी राजदूत। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अशोक। अशोक का काल है 273 से 232, 273 से 232 ईसा पूर्व। वास्तविक राज्याभिषेक 269 में होता है। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का प्रांतपति था। प्रांतपति मतलब, अब देखिए ये भारत है, इधर हो गया आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी। तो अलग अलग तो क्षेत्र होगा ना इनका, बहुत सारा क्षेत्र है, तो सब जगह अब यहीं से तो शासन एक ही जने नहीं कर सकता। प्रांत है, समझ लो ये सब प्रांत है जी। तो प्रांतों में प्रांतपति बनाए जाते हैं। तो उसी तरह अवंती के प्रांतपति कौन थे? अशोक। ठीक है, सम्राट बनने से पहले। वंश है मौर्य, राजधानी है पाटलिपुत्र। धर्म इनका है बौद्ध धर्म। अशोक का बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। भाषा क्या यूज करते हैं? पाली भाषा करते हैं, लेकिन शिलालेखों में प्राकृत भाषा। क्यों? क्योंकि उस समय राजकाज की भाषा तो पाली थी जी। राजकाज की भाषा क्या थी? पाली थी। लेकिन जन सामान्य में कौन सा भाषा चलता था? प्राकृत, है ना। जैसे आज भी हम देख सकते हैं कि हमारा राजकाज का भाषा क्या है? इंग्लिश और हिंदी है ना, इंग्लिश और हिंदी है। लेकिन हम लोग क्या भाषा यूज करते हैं? हम छत्तीसगढ़िया भाषा यूज करते हैं, और बघेलखंड वाले बघेलखंडी, तमिलनाडु वाले तमिल, है ना, तमिल भाषा। तो राजकाज की भाषा इंग्लिश या हिंदी रहती है, लेकिन वो लोग इस तरह की भाषा यूज करते हैं अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित। तो उसी तरह है। मुद्रा इन्होंने करसापण चलाया, इसको पण बोलते हैं, पण, पण। ठीक है। अशोक का जो आप मूवी देखना या फिर जो वेब सीरीज है, उनका सीरियल है, अगर देख रहे होंगे आप लोग, तो उसमें एक एक चीज़ बताया गया है। पण के बारे में है उल्लेख उसमें। ठीक। बौद्ध संगीति करवाया इन्होंने। तृतीय बौद्ध संगीति चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति करवाया था, और उनके ये कौन है? नाती हैं। ये क्या करवाते हैं? तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के सभापति कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तिस्स होते हैं। ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम है अन्य। इसका उल्लेख कहाँ है? मास्किस अभिलेख में मिलता है। ठीक। यहाँ पर नोट दिया है क्या है? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र कौन है? महेंद्र, पुत्री कौन है? संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था जी। ठीक है। कलिंग पर विजय करते हैं 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख कलिंग अभिलेख में है जी। और कलिंग विजय का कारण साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, लुटेरे से समुद्र में, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझने के कारण हाथी प्राप्त करने के लिए भी कलिंग पर आक्रमण करते हैं। ये सब कारण है। और कलिंग विजय के बाद ही इनका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है। कलिंग अभियान का परिणाम क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, कलिंग पर विजय का कारण तो समझ गए। अभियान का परिणाम 1 लाख लोग मारे जाते हैं जी, 1.5 लाख बंदी बनाए जाते हैं, भीषण नरसंहार होता है। अशोक का मन द्रवित हो उठता है और युद्ध त्यागने की घोषणा कर देते हैं कलिंग विजय के बाद। अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म निग्रोध के प्रभाव में आकर क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उपगुप्त से दीक्षा ली। ठीक। अशोक के बारे में एक एक चीज़ ध्यान रखना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इनका धम्म क्या था जी? धम्म का इनका परिभाषा था दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सुत्त विषय से ली गई है इनकी परिभाषा। धम्म पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, धम्म, अशोक का धम्म। अशोक के उत्तराधिकारी देखिए, यहीं से क्वेश्चन बना है,
दशरथ, संप्रति, शालीसुक, और देखिए अंतिम सम्राट कौन है, बृहद्रथ। ठीक है, पुष्यमुत्र शुंग ने इनकी हत्या की थी, बृहद्रथ की। तो ये क्रम से याद रखना है आपको। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया। कौन आया सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कौन आते हैं, बिंदुसार। फिर कौन आए, अशोक। अशोक के बाद दशरथ, संप्रति, शालीसुक और बृहद्रथ। तो एक तरह से 7 शासक यहाँ पर मौर्य वंश में हमको देखने को मिलता है। तो यह है जी मौर्य वंश। चलिए ठीक है, प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्लो देख लेना, मैं थोड़ा फास्ट बताया हूँ। तो अशोक के बारे में बस इतना ही काफ़ी नहीं है, ध्यान देना। मौर्य वंश के लिए और भी पढ़ना है आपको, जैसे कि अशोक के शिलालेख को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, देखिए मौर्य वंश में अशोक के शिलालेख को पढ़ना है। ठीक, शिलालेख इनका। उसके बाद आपको जी इनका लघु स्तंभ लेख भी पढ़ना है। कहाँ कहाँ है, जैसे कि सारनाथ में, वाराणसी में है सारनाथ, ये इनका लघु स्तंभ लेख है। उसके बाद कौटिल्य को पढ़ना है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना है आपको, है ना। ये इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था। क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र से संबंधित इसमें विषय नहीं है जी, इसमें राजनीति से संबंधित विषय है। ठीक है, नाम तो अर्थशास्त्र है, क्या है नाम, अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें जो विषय हो क्या है, राजनीति है, राजनीति और दंडशास्त्र। ठीक है, राजनीति और दंडशास्त्र ये विषय है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो उसके बारे में और पढ़ लेना, उनका न्याय और मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी, है ना। उसके अलावा मौर्यकालीन जो सामाजिक स्थिति, और हाँ, अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख हैं उनको जरूर पढ़िए। ठीक, तो इतना में आपका काम बन जाएगा मौर्य वंश से। तो मौर्य वंश से प्रश्न आया है और आता ही है, आते रहता है। चलिए हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक आध प्रश्न और लेते हैं, फिर आधे घंटा हो भी गया है। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्न में से किस देश का राजदूत था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछा जा रहा है और ये विजयनगर साम्राज्य से आया प्रश्न। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ, है ना। 1336 से जो है 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य। इसका शाब्दिक अर्थ है विजयनगर मतलब विजय यानी जीत है, नगर यानी शहर, जीत का शहर। ठीक है, जीत का शहर जी, जीत का शहर। राजधानी आनेगोंडी विजयनगर, तुंगभद्रा नदी के तट पर है ये। पेनुकोंडा और चंद्रगिरी ये सब राजधानी है इसकी। और इसके काल को संक्रांति काल कहा जाता है विजयनगर के, है ना। पहला हिंदू साम्राज्य, मध्यकालीन इतिहास का पहला हिंदू साम्राज्य है। मुगल काल चल रहा था मध्यकालीन में, तो ये पहला हिंदू साम्राज्य है। ठीक, हरिहर और बुक्कन नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर हम्पी राज्य में विजयनगर यानी जीत का शहर साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर और बुक्का याद रखना है। तो ये 4 वंश हैं जो विजयनगर में, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरविडू वंश। ठीक है, देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनते ही रहता है, और इसी विजयनगर और बम्हनी, है ना, विजयनगर और बम्हनी साम्राज्य को समझना थोड़ा सा कठिन रहता है। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल के बाद जो और कठिन है ये यही है। ठीक है, याद रहता नहीं है ढंग से। हरिहर और बुक्का याद रखना है संस्थापक, और इसके अन्य संस्थापकों में हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय हैं संगम वंश में। ठीक है, 1336 से 1485। सालू वंश की बात करें तो ये है नरसिंह सालू, इम्माड़ी नरसिंह। तुलु वंश में वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव राय। आरविडू वंश में आपका तिरुमल और वेंकट द्वितीय। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना काफ़ी है। चलिए अब हम देखते हैं आपके विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उनको। ठीक है, यह है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री जी। ठीक है, कौन कौन है। सबसे पहले 1420 में आते हैं आपका निकोलो डी कोंटी इटली से। देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं और विजयनगर शहर के बारे में ये वर्णन करके जाते हैं। ठीक है, 1442 में आते हैं अब्दुल रज्जाक, यही आया है आपके क्वेश्चन में, फारस के हैं। ठीक है,
देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। सती प्रथा का इन्होंने वर्णन किया है। 1516 ईस्वी में एडुआर्डो बारबोसा पुर्तगाली से आते हैं, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। 1520 ईस्वी में डोमिंगोज पायज पुर्तगाली यात्री आते हैं, देवराय कृष्णदेव राय के शासनकाल में। इन्होंने भी विजयनगर शहर का वर्णन किया है। 1535 में नुनीज पुर्तगाली यात्री आते हैं, अच्युत देव राय के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रहेगा अब्दुल रज्जाक फारस से हैं। ठीक है, बाकी को भी आपको याद रखना कहाँ कहाँ से हैं इस तरह के क्वेश्चन, और किस शासक के शासनकाल में वो लोग आए हैं वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान हम्पी यानी कर्नाटक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीबेड है। अब पामपति मंदिर विजयनगर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये सब विजयनगर के संबंध में है। चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। और तो ये चौथा भाग है, और है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।